तो क्लियर है अपने को, क्या समझ में आया? अभी अपन क्या पढ़े? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए क्या ध्यान में क्या रखना है भाई? ये चीज जो है, ये फॉर्मेट अगर आपके ध्यान में है तो आपको नहीं आएगा प्रॉब्लम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो क्या क्या हेड्स होता है उसको समझने में। ठीक है, ये जैसे अलग अलग अकाउंट का अलग अलग हेडिंग बन रहा है, वैसे आपको उसमें भी आपको लेकर चलना है। ठीक है, तो ये आफ्टर ऑल, ये बिफोर अप्रोप्रिएशन, ये भी बिफोर, और फिर बिफोर नॉन ऑपरेटिंग, मतलब आफ्टर नॉन ऑपरेटिंग, और नॉन ऑपरेटिंग को हटाने के बाद जो भी आएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, क्या रहता है? सरप्लस से स्टार्ट करते हैं, जो उधर सबसे एंड में होता है वो इधर सबसे ऊपर होता है। फिर पहला पेमेंट जो होता है, पहला पेमेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है? जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसीलिए उसको ऐड बैक कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर फाइनल डिविडेंड पेमेंट, ये पिछले साल का डिविडेंड इस साल पेमेंट हो रहा है, कैश फ्लो की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पैसा जा रहा है, पैसा जो है जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसको ऐड बैक करके अपन बिफोर अप्रोप्रिएशन में आ रहे हैं। और यहाँ पे भी डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब मैंने बताया आपको, जिस साल कंपनी प्रॉफिट कमाता है उसी साल डिविडेंड दे देता है। बांट दे रहा है मतलब पैसा चला जा रहा है, कैश आउटफ्लो हो जा रहा है, इसीलिए वो भी क्या है? ये अप्रोप्रिएशन। पैसा जा रहा है कंपनी के पास से, तो वो एक अप्रोप्रिएशन। और मेरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए मेरे को अप्रोप्रिएशन तो पहले ऐड करना ही पड़ेगा। समझा ना? इसका लॉजिक ये है, देखो भैया, मेरे को अगर इस पॉइंट में पहुंचना है, मैं इस पॉइंट में खड़ा हूं, तो ये माइनस करने के बाद आया, तो ऐड करके ही तो मैं ऊपर जा पाऊंगा ना। मेरे को इधर से इधर जाना है, तो ये ऐड करूंगा, ये भी ऐड करूंगा, और ये अगर कुछ रहेगा तो इधर लेस करूंगा। सिंपल यही है कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। बहुत ज्यादा घबराने का कोई बात नहीं है। एक्सपोर्ट क्यों हो जा रहा है? ठीक है, फिर अपन ने दो कॉन्सेप्ट पढ़ा। दो कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा? एक है टैक्स का कॉन्सेप्ट, और दूसरा है आपका डिविडेंड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो टैक्स के कॉन्सेप्ट और डिविडेंड में दो बातें हमने यहाँ बताया, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। वो क्या बात है? टैक्स फॉर वन फाइनेंशियल ईयर इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो अगले साल पेमेंट किया जाता है एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अकॉर्डिंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट वी हैव टू मेक टू एडजस्टमेंट। अब इस चैप्टर के बारे में बात करें तो दो एडजस्टमेंट हमको करना है। पहला क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करते हैं, अंडरलाइन कर लो, ऐड टू सरप्लस। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि बिकॉज इट इज डेबिटेड इन पी एंड एल। ठीक है, एडेड टू सरप्लस बिकॉज इट इज डेबिटेड इन पी एंड एल। पी एंड एल में इसको डेबिट करते हो ना, प्रोविजन को। ये कोई एक्सपेंस थोड़ी है, टैक्स कोई एक्सपेंस थोड़ी होता है, टैक्स इज काइंड ऑफ अप्रोप्रिएशन ओनली। तो क्योंकि ये डेबिट होता है, इसीलिए इसको ऐड बैक कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? ऐड बैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पी एंड एल में इसको डेबिट करते हैं, पहली बात। और ये कोई एक्सपेंस है नहीं भाई जिसको डेबिट करे, तो इस कारण से अपन उसको ऐड बैक कर दे रहे हैं। दूसरा, टैक्स पेमेंट। पेमेंट मतलब टैक्स पेमेंट अपने आप में एक कैश आउटफ्लो है। कैश आउटफ्लो है। सो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट प्रिपेयरिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर इज डिडक्टेड। पिछले साल का टैक्स के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि पेमेंट हो गया, तो उसको आप कैश फ्लो से माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि इट इज अ कैश आउटफ्लो। क्योंकि इट इज अ कैश आउटफ्लो। ठीक है ना? ये दो बातें ध्यान में रहेंगी टैक्स के बारे में। प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करना है और टैक्स पेमेंट माइनस करना है, सिंपल सी बात। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं डिविडेंड में। डिविडेंड में दो बातें हैं, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड अगर दिया है, पे किया है, मतलब हमेशा वो ऐड करना रहता है आपको। इट इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, एंड ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन, इसीलिए इसको देयरफॉर एडेड, ये भी लिख लो, टू सरप्लस। सरप्लस में ऐड कर देते हैं अपन, क्योंकि ये एक आउटफ्लो है। अब रही बात फाइनल डिविडेंड की, तो क्या होता है? पिछले साल का प्रॉफिट जो कमाया गया, उसका डिविजन वगैरह लिया जाता है वो इस साल में, अगले साल में। ठीक है, जब पहली बात, पहला इवेंट क्या होता है? डिविडेंड प्रपोज। प्रपोज डिविडेंड से कोई कुछ भी, कोई आउटफ्लो हमारा कुछ भी नहीं होता। प्रपोज डिविडेंड इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, इट इज नॉट इवन अ लाइबिलिटी। ठीक है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी मतलब होता है कि भैया जो लाइबिलिटी बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है।
ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि अभी जब बोर्ड ने प्रपोज किया है कि भैया हम आपको इतना डिविडेंड देना चाहते हैं, तो हो सकता है देना पड़े, हो सकता है ना भी देना पड़े, क्योंकि हो सकता है शेयर होल्डर्स बोल दे कि हमको पैसे की जरूरत नहीं है, डिविडेंड मत बांटो। ठीक है, आप लाइबिलिटी किसी चीज को तभी बोलते हो जब सर्टेनिटी है, 100% सर्टेनिटी है कि पैसा देना है। यहाँ पे अभी 100% सर्टेनिटी नहीं है, और हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसीलिए ये क्या बनता है, एक कंटिंजेंट लायबिलिटी। वाइवा का क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या है आपसे जरूर पूछा जाएगा बुक 3 में, ये बुक 3 का ही मेरे ख्याल से आपका वो होता है वाइवा, है ना, तो वो ये जरूर आपसे पूछा जाएगा कंटिंजेंट लायबिलिटी क्यों है। तो आपको यही बताना है कि भैया लायबिलिटी को तभी बोलते हैं जब आप 100% सर्टेन हो, 100% सर्टेनिटी है पेमेंट की। यहाँ पे अभी सिर्फ डायरेक्टर ने प्रपोज किया है, डायरेक्टर्स प्रपोज करने के बाद शेयर होल्डर्स ओके करे ना करे कोई भरोसा नहीं, इसीलिए ये अभी कोई लायबिलिटी नहीं है। इट इज नॉट शोन एज करंट लायबिलिटी और एज अ लायबिलिटी एट ऑल इन द बैलेंस शीट, इट इज शोन बिलो द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के नीचे में अलग से फुट नोट में शो करते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी। चैप्टर 1 में भी मैं आप लोग कंटिजेंट लायबिलिटी मैं उस टाइम पे नहीं पढ़ाया था, है ना, चैप्टर 1 के टाइम पे मैंने बोला था कंटिजेंट लायबिलिटी छूट गया, बाद में पढ़ाऊंगा, तो यही बात है, कंटिजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता है। समझ में आ रहा है सभी को, कंटिजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि वो लायबिलिटी नहीं है। डिविडेंड अप्रूव हो गया, अप्रूव होने के बाद भी ये लायबिलिटी नहीं बना, अप्रूव होने के बाद सॉरी कैश फ्लो नहीं हुआ है, लेकिन अप्रूव होने के बाद इसको एक लायबिलिटी अपन बना सकते हैं। ठीक है, एक करंट लायबिलिटी बन जाता है कि हाँ भैया अब तो हमको पैसा देना पड़ेगा, और लास्ट में जब डिविडेंड पेमेंट कर देते तो ये क्या बन जाता है, एक आउटफ्लो बन जाता है, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा करो, एक काम करो, इसको इसको ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको पहला वाला, पहला जो है प्रपोजल जो हो रहा है, इसको आप कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलो, पहला वाले को कंटिंजेंट लायबिलिटी। दूसरे वाले में अप्रूवल हो गया, डायरेक्टर डायरेक्टर ने बोला हम आपको डिविडेंड देंगे, और शेयर होल्डर्स बोले हाँ हमको पैसा चाहिए, तो क्या हो गया, उन्होंने बोल दिया पैसा चाहिए, तो अब ये बन गया करंट लायबिलिटी, अब ये बन गया करंट लायबिलिटी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, लायबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा, कैश आउटफ्लो हो जाएगा, कैश पेमेंट। जब तक अप्रूव नहीं हुआ है, जब तक प्रपोज्ड है सिर्फ, तब तक वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, प्रपोजल अप्रूवल होने के बाद करंट लायबिलिटी है, और पेमेंट होने के बाद लायबिलिटी खत्म, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी हो गया। ठीक है, यहां तक बात सभी को समझ में आया। अब अपन चलो फटाफट जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चंस है वो अपन करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं इसके, वो अपन करते हैं, बहुत सारे रहेंगे, तो जितना हो सके उतना। हेडिंग डाल दो आप लोग, क्वेश्चंस ऑन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो इधर ध्यान दो सभी लोग, क्वेश्चन रीड करो एक बार आप लोग। क्या बोल रहा है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट
ठीक है, फुल बैलेंस शीट नहीं, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ केबीसी। आपको 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया है, 24 और 25। आपको क्या दिया है, देखो सरप्लस दिया हुआ है, सरप्लस पिछले साल का 5 और इस साल का 8। तो बताओ किससे स्टार्ट करोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, 5 लाख से या 8 लाख से है? 8 लाख से, 5 लाख से, 3 लाख से? कौन बोल रहा है 3 लाख से? कौन बोल रहा है प्लीज? 3 लाख से? 3 लाख से करेक्ट आंसर है, 3 लाख से। भैया ये पिछले साल का प्रॉफिट है, ये सरप्लस इस साल का है। तो आपने जो बीच का जो कमाया है वो क्या है, 3 लाख। तो प्रॉफिट जो क्या हुआ है वो 3 लाख हुआ है। समझ आ रहा है भैया? ये बैलेंस शीट, प्लीज ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट पिछले साल में 5 लाख दिख रहा है, इस साल 8 लाख दिख रहा है, मतलब एड ऑन हो गया, बैलेंस शीट में एड ऑन हो गया। कितना एड ऑन हो गया? 3 लाख एड ऑन हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देखो हमने सबसे इसमें क्या लिखा है, सरप्लस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। क्या लिखा है यहाँ पे? सरप्लस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो जितना ट्रांसफर हुआ है उस पॉइंट से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सरप्लस ट्रांसफर कितना हुआ है इस क्वेश्चन में? 3 लाख का सरप्लस जो है ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, बात क्लियर है सभी को? और क्या दिया हुआ है? डिविडेंड पेबल। पिछले साल कुछ भी डिविडेंड नहीं है, इस साल डिविडेंड देना है बोल रहा है। ठीक है भाई, जो भी बोलता है देखते हैं। डिविडेंड प्रपोज्ड फाइनल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024-25, 3 लाख 3.5 लाख रेस्पेक्टिवली, मतलब 24 का कितना 3 लाख और 25 का 3.5 लाख। ठीक, प्रिपेयर द नोट टू शो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। आपको क्या निकालना है? आपको कैश फ्लो निकालने नहीं बोल रहा है, सिर्फ क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, अब मुद्दा यह है सर ये होता क्या बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम? तो यहाँ पे आ जाओ, सरप्लस यहाँ पे अपन, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है क्या? क्वेश्चन में जनरल रिजर्व नहीं है। फाइनल डिविडेंड है? फाइनल नहीं है। फाइनल डिविडेंड है? इंटरिम डिविडेंड है क्या? इंटरिम डिविडेंड नहीं, इंटरिम डिविडेंड जो है वो नहीं। तो ये जो है ये क्या है आपका? नेट प्रॉफिट, और टैक्स वैक्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो हमको क्या निकालना है? सिर्फ ये निकालना। और इसको क्या बोल रहे हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो टैक्स का इंफॉर्मेशन ही नहीं है, टैक्स का इंफॉर्मेशन रहता तो ये आफ्टर और बिफोर करने की बात होती, लेकिन टैक्स का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए वही क्या है, यही हमारा जो बनेगा, ये जो आंसर आएगा यही हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे? सरप्लस से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डाल दो पर्टिकुलर्स। आपको जो निकालने बोला है वही लिखो, है ना? क्या लिखोगे? कैश फ्लो नहीं लिख दोगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यही निकालना है, तो इसी का नाम लिखो, पर्टिकुलर्स अमाउंट। कहां से स्टार्ट होता है? सरप्लस से स्टार्ट होता है, सरप्लस फ्रॉम बैलेंस शीट। कितना रुपया? 8 लाख माइनस 5 लाख, 3 लाख। अब इसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ऐड फाइनल डिविडेंड। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है क्वेश्चन में, प्लीज इधर ध्यान दो। यहाँ तक का हो गया, यहाँ तक का लिख लिए। डिविडेंड की बात समझो, कितना डिविडेंड देना था? पिछले साल का डिविडेंड कितना देना था? 3 लाख देना था। क्या लिखा है यहाँ पे?
डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर एंडेड मार्च कितना, 3 लाख देना था। ये प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड है। मुझे बताओ प्रपोज्ड डिविडेंड क्या कोई लाइबिलिटी होता है क्या? ये कोई लाइबिलिटी नहीं होता। ये क्या बनता है, कंटिजेंट लाइबिलिटी बनता है। बैलेंस शीट में शो होता है क्या? नहीं होता। लेकिन जब ये 24, अभी अपन कहां पे खड़े हैं, 25 के मार्च पे खड़े, 25 के मार्च पे खड़े समझो अपन, ठीक है। तो 24 के मार्च का डिविडेंड था जिसको सितंबर में अप्रूव किए होंगे। सितंबर में अप्रूव कर देने के बाद वो कंटिजेंट लायबिलिटी रहा या करंट लायबिलिटी बन गया? करंट लायबिलिटी बन गया। करंट लायबिलिटी बन गया और उसके बाद उसका पेमेंट हो जाएगा तो वो लायबिलिटी से हट जाएगा। ठीक बोल रहा हूं? और मार्च 25 का 3.5 लाख ये अभी करंट लायबिलिटी बना क्या? मार्च 25 का जो डिविडेंड है ये अभी प्रपोज हुआ है क्या? ये अप्रूव हो गया क्या? 3.5 लाख अप्रूव हुआ है क्या? 3.5 लाख अप्रूव नहीं हुआ। बात यहां तक बात समझ में आ रहा है? प्लीज सभी को ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है। पिछले साल मार्च 24 का जो है वो इस साल 24-25 के दौरान अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के कारण क्या बन गया? करंट लायबिलिटी बन गया और उसके बाद उसका पेमेंट हो गया। 3 स्टेप में होता है डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड का काम। ठीक, मार्च 25 का अभी क्या हुआ? सिर्फ पहला स्टेप हुआ, प्रपोजल हुआ है अभी, अप्रूवल और पेमेंट बाद में होगा। तो इसका मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर जो भी करंट लायबिलिटी होगा वो कौन से डिविडेंड का होगा? बैलेंस शीट के अंदर कुछ डिविडेंड पेबल दिख रहा है ना आपको? बैलेंस शीट के अंदर ये जो डिविडेंड पेबल है कब का होगा बताओ फिर? पिछले साल का होगा ये। पिछले साल का 24 में तो यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन 25 में इसको डिविडेंड पेबल बना रहा है। पेबल मतलब देना है। कितना देना था? टोटल कितना देना था? टोटल डिविडेंड मार्च 24 का कितना देना था? 3 लाख देना था। और अभी भी अगर 30,000 रुपया इधर खड़ा है, मतलब कितना पेमेंट हुआ एक्चुअल में? 270 का पेमेंट हुआ है। आप लोग बात समझ में आ रहा है आप लोग को? भैया मैं बोल रहा हूँ, एक बार यहाँ पे समझ लो इस बात को, थोड़ा समझा रहा हूँ इधर। चाहो तो आप लोग ये टाइमलाइन बना लेना। ये है आपका 23-24 और ये 24-25। ठीक है, ध्यान से सुनो इधर। इधर का आपने, इधर का फाइनल डिविडेंड आपने प्रपोज किया। डिविडेंड प्रपोज किया कितने का? 3 लाख प्रपोज किया है। ठीक है, जो कि इस साल के सितंबर में क्या हो गया? अप्रूव हो गया। जैसे ही अप्रूव हो गया करंट लायबिलिटी बन गया और अप्रूव होने के बाद क्या होता है? पेमेंट होता है। भैया अगर 3 लाख प्रपोज हुआ, 3 लाख अप्रूव हुआ, तो 3 लाख पेमेंट भी होना चाहिए। लेकिन 3 लाख पेमेंट हो गया तो आपका यहाँ पे करंट लायबिलिटी क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन करंट लायबिलिटी अभी भी अगर 30,000 दिख रहा है, इसका मतलब कितना पेमेंट हुआ है? 2,70,000 ही जो है ये आपका कैश आउटफ्लो हुआ है। ये बात सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, ये 3 लाख जो है, ये 3 लाख यहाँ पे करंट लायबिलिटी बन जाएगा। और अगर पूरा पेमेंट होता तो ये जीरो बन जाता, लेकिन क्योंकि पूरा नहीं हुआ है यहाँ पे इसलिए 30,000 दिख रहा है। तो आपका एक्चुअल पेमेंट कितने का हुआ? फाइनल डिविडेंड का पेमेंट कितने का हो गया? 2,70,000 का हो गया। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब हमको क्या करना है? अब हमको यहाँ पे जब हम ऐड बैक करेंगे, मेरे हाथ से मुझे बताओ, ऐड बैक जब करेंगे मैं 3 लाख लिखूं या 270 लिखूं? कितना लिखूं? 270। कैश फ्लो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना? कैश फ्लो कितने का हुआ उतना ही हम यहाँ पे लिखेंगे। फाइनल डिविडेंड कितना लिखेंगे? 2,70,000। और टैक्स वैक्स तो है नहीं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन शो कर दो। 3 लाख माइनस 30,000, टैक्स वगैरह नहीं है, तो इसी को अपन क्या बोल देंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कितना हो जाएगा ये? ऐड कर रहे हैं तो 5,70,000। ये आपका फाइनल आंसर है। पहले आप आंसर लिख लो, उसके बाद ऊपर का बात लिख लेना। अगर ये अप्रूवल और ये प्रपोजल, इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो ये क्वेश्चन कभी जन्म में नहीं बनेगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है।
है। हाँ, टाइमलाइन बना ली, नोट लिखवा दूंगा इसका मैं, ठीक है। और बना लो पहले। हो गया, नोट लिखो। एक, इधर ध्यान दो, 1 मिनट। एक एक करेक्शन है, एक मेरे से गलती हुआ है यहाँ पे। मेरी गलती को प्लीज आप लोग पूरे साल भर याद रखना, ठीक है। ये गलती क्या है कि मैंने यहाँ पे क्या करवाया है, 30,000 यहाँ पे माइनस करवाया। एक्चुअल में ये जो है ये माइनस नहीं होगा, क्यों होगा, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। क्या है कि यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो फाइनल डिविडेंड आएगा, ये टोटल प्रपोज्ड ही आएगा। यहाँ पे टोटल प्रपोज्ड ही आएगा। और ये काम कहाँ पे करना है, जहां पे आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाते हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेमेंट करते हो, वहां पे जो है 2,70,000 हो जाएगा। तो प्लीज इसको आप ठीक कर लो। इसको आप इसको ऐसे काट दो और यहाँ पे आप 3 लाख ही कर दो। इसको ऐसे काटो, जरूर ऐसे काटो, ऐसे से मत काटना, ऐसे काटना। इसका नोट भी लिखवाऊंगा मैं, क्यों काट रहे हो उसका भी मैं नोट लिखवाऊंगा। और यहाँ पे 3 लाख ही आएगा। आंसर 6 लाख। नोट नंबर 1 फ्रॉम दिस क्वेश्चन, लिखो प्लीज, नोट लिखो जल्दी।
प्लीज नोट लिखो। प्लीज लिखो। आपस में डिस्कस करते हुए मत लिखो यार, समझते हुए लिखो, नहीं आएगा सर। लिख लिए? ठीक है, समझ आया ना? समझ आया कि नहीं ये क्वेश्चन आपको? क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझने का कि जब अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जब स्टेटमेंट बनाते हैं वहां पे प्रपोज डिविडेंड अपने को लेना है, ठीक है, ना कि पेमेंट कितना हुआ है वो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड जितना अप्रूव हुआ है 3 लाख का, वो अपने को लेना है। वो टोटल पेमेंट जो है पब्लिक को जाएगा, शेयर होल्डर्स को जाएगा, दैट इज अवर अप्रोप्रिएशन। ठीक है, जिसमें से 30,000 नहीं दे रहा है
वो कैश फ्लो में, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसका ट्रीटमेंट अपन करेंगे। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में चलो, थोड़ा सा जल्दी आप लोग यार बनाओ और जल्दी जल्दी लिखो। पिछला वाला 15 था, इलस्ट्रेशन 15। अभी वाला है इलस्ट्रेशन 19। क्या बोलता है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मार्च 25 का आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। प्लीज सभी क्वेश्चन रीड करो। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आपको यहाँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मांगा है क्या? नहीं मांगा है। ठीक है, तो जो काम अभी अपन करें सेम वही काम करना है। क्या क्या दिया हुआ है देखो, सरप्लस का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। इससे क्या करना है, क्या करेंगे? माइनस करके जो डिफरेंस रहेगा उससे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या करेंगे? पैसा ट्रांसफर कर दिए जनरल रिजर्व में, क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं? नॉट अप्रोप्रिएट आंसर। क्यों ऐड क्यों कर रहे हैं? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को ऐड क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? बोलो 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 बोलो। आपको क्वेश्चन मांगा क्या है? क्वेश्चन मांगा क्या है? हैं? बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा, बिफोर बेसिकली अप्रोप्रिएशन है। बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम्स मतलब बिफोर अप्रोप्रिएशन है, तो इसलिए क्योंकि ये अप्रोप्रिएट हो चुका है इसीलिए इसको एड बैक कर रहे हैं। ये आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पैसा अप्रोप्रिएट हो चुका है, पीएनडल से अपन ने निकाल के उसको जनरल रिजर्व में डाल दिए हैं, उसको वापस से ऐड बैक कर रहे हैं क्योंकि मेरे को बिफोर अप्रोप्रिएशन अमाउंट चाहिए। ठीक है, इसलिए ऐड बैक करेंगे। प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि इसको तो हमको देना ही देना है। पिछले साल प्रपोज किए थे, इस साल अप्रूव हो गया होगा, पेमेंट हो गया होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पिछले साल का प्रपोज है मतलब वो अप्रूव हो गया, इतना पैसा कंपनी के पास से जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट हो चुका है। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल का प्रॉफिट्स हमने पेमेंट भी कर दिया है, पेड कर दिया है, ऐड हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, दो ही बातें तो है टैक्स के बारे में। प्रोविजन फॉर टैक्स को क्या करना है? ऐड करना है, और इनकम टैक्स पेमेंट को माइनस करना है। ठीक है, लेकिन वो तब करना है इनकम टैक्स पेमेंट को माइनस जब कैश फ्लो मांगा है आपसे। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्ट। तो यही सारे चीजों को करना है। सॉल्व करो प्लीज, स्टार्ट कर सकते हो आप लोग, जल्दी करो। 4 मिनट दे रहा हूं मैं ये क्वेश्चन बनाने के लिए। यस सर।
हाँ, सिद्धार्थ मिलना है उससे। अभी तो क्लास चल रहा है। आ जाओ, अभी नहीं पाएगा, आधे घंटे में आ जाओ। अभी नहीं पाएगा क्लास। किसका शादी? किसका शादी क्या है? बर्थडे है? मिस हो जाएगा ना उसको, मिस हो जाएगा उसको, देख लो आप। मैं तो बोल देता हूँ। हाँ, चलो, आपका कोई दोस्त है भाई? जाओ बात, कोई बुला रहा है। हो गया क्या? हो गया? कितना आया आंसर? कितना आया? 1196। ठीक है, तो इनकम टैक्स पेड को कुछ किए क्या आप लोग? क्यों नहीं किए? क्योंकि आपसे नहीं मांगा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। आपको बोल रहा है भैया सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाल। तो ये जो 1196 आया है, 1196 आया है, उसका हेडिंग क्या लिखे हो? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, वही उसका हेडिंग होगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में चले। इसमें कोई नोट वगैरह कुछ? टाइम से पहले बन गया आप लोग का, बहुत बढ़िया। कल मॉर्निंग क्लास है भाई। कैश फ्लो कल खत्म हो जाएगा। सुबह वही यार, 9 बजे समझ लो। चलो अगला क्वेश्चन। क्या क्या दिया हुआ है आपको? क्या मांगा है? अगेन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इक्विटी नहीं मांगा है। क्या बोल रहा है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो क्या क्या है? सरप्लस का ओपनिंग क्लोजिंग, डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, लॉस ऑफ इन्वेंट्री और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। अब आपको ध्यान देना है क्या क्या प्लस माइनस करना है। मैं आप ध्यान दोगे?
ऑर्डिनरी बिजनेस है, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम है? ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रॉर्डनरी? एक्स्ट्रॉर्डनरी है तो बोल ही रहा है आपको, बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम चाहिए, आफ्टर नहीं। क्या क्या इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी है भाई? लॉस हर साल होगा क्या? नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। और क्लेम आया है, लॉस हुआ है तो क्लेम आया है, ये भी क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब बात यह है कि क्या आया है और क्या गया है। लॉस जो है वो पीएनएल में क्या हुआ होगा? डेबिट हुआ होगा। और क्लेम जो है वो क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा। तो डेबिट वाले आइटम को क्या करते हैं? डेबिट वाले आइटम को ऐड बैक करते हैं और क्रेडिट वाले आइटम को लेस करते हैं। और रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिट एक नया चीज है इस क्वेश्चन में। इसको भी, ये भी इनकम टैक्स में क्रेडिट होता है, सॉरी पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो इसका क्या करना है? लेस लेस, जो क्रेडिट होता है उसको लेस करोगे ना, और जो डेबिट होता है उसको ऐड। बाकी सब चीजें पुराने आइटम में, ये तीन चीज नया आया, मैंने इसके बारे में बता दिया क्या करना है। डेबिट वाले चीज को आप ऐड करते हो और क्रेडिट वाले चीज को आप लेस करते हो।
गाने क्यों बजा रहा था
वो जो बनाया हुआ था वो तो ले लिया ना, अब ऐसी टाइम से गाना दे सकता हमें तो कॉल करके पहले ही बोल दे भाई वरना गलत बना देता है ये इतनी बड़ी गलती हो गई थी अरे ना इसको आप बता मैंने ना हो गया ये वाला क्वेश्चन लो भाई अगला क्वेश्चन 21 बन गया क्या हाँ जल्दी क्या है इसमें कैलकुलेट अगेन वही है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सरप्लस दिया हुआ है, ट्रांसफर टू जनरल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या करना है आपको पता है, लॉस ऑफ इन्वेंट्री क्लेम देख चुके हो, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर है। देख लो, बनाओ बनाओ बनाओ। जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। बस चल रहा है बताओ। हाँ हाँ हाँ, वो आया था ना, हाँ। कॉल करता हूँ, हाँ। ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक है। हो गया क्या? बताओ, आप बताओ। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा आइटम जो है पी एंड एल में डेबिट हुआ होगा या क्रेडिट हुआ होगा। डेबिट वाले चीज को ऐड करना और क्रेडिट वाले चीज को लेस करना। देख ले तो। सरप्लस 436 एड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1 लाख। डिविडेंड आएगा क्या? नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स 1.5 लाख, 1.5 लाख। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बचा, ये तीन आइटम प्रिलिमिनरी। देखो डिविडेंड फॉर द ईयर है, फॉर द प्रीवियस ईयर रहता तो ये ऐड करते, लेकिन फॉर द ईयर है तो इसका कोई यहाँ पे काम नहीं है। अब ये बचा ये तीन, प्रीलिमिनरी, लॉस और इंश्योरेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को क्या करते हैं, नहीं पी एंड एल में क्या करते हैं, डेबिट की क्रेडिट, पी एंड एल में डेबिट करते हैं तो अभी ऐड कर देंगे, ऐड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ऐड लॉस ऑफ इन्वेंट्री, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाजू में लिखो प्लीज, बाजू में आप लोग लिखो यार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और लेस इंश्योरेंस। देखो आप ये मत समझो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या नया चीज आ गया सर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ही नॉन ऑपरेटिंग है ना, ऑर्डिनरी मतलब ऑपरेटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, तो इससे आप मतलब कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब नथिंग बट नॉन ऑपरेटिंग ही है बेसिकली। ठीक है, मेरे बिजनेस में कुछ एक आध बार जो इवेंट होता है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब, नॉन रिकरिंग, जो बार बार नहीं होगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो होता है
वो कंपनी स्टार्ट करते टाइम पे होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एक बार ही होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए उसको भी अपन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कैश फ्लो के लिए। हर साल नहीं होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए आपको हर साल जो खर्चे रेगुलर होते हैं उसी को कंसिडर करने होते हैं, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज को कंसिडर करने होते हैं। कितना रहा आंसर? 836। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। मेरे को प्लीज आप लोग अभी तक बताओ, अभी तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ में आ रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन स्टार्ट मत करो, ये क्वेश्चन अलग है, मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद इसको करना, ठीक है। 836, ठीक है, 836 है पिछले वाले का आंसर। चलो अब इधर ध्यान दो, ये अब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो क्या बोलता है? कैलकुलेट, इलस्ट्रेशन 6, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट, प्लीज ध्यान दो, प्रॉफिट आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स, मतलब ये सारे आइटम्स आफ्टर कंसिडरिंग, ठीक है, बट बिफोर टैक्स 2.5 लाख, ठीक है। मतलब आफ्टर कंसिडरिंग मतलब ये सारे चीजें डेबिट या क्रेडिट होने के बाद बोल रहा है, ठीक है। इसमें से कुछ आइटम डेबिट वाले होंगे, कुछ क्रेडिट वाले होंगे P&L अकाउंट में। तो आफ्टर कंसिडरिंग मतलब P&L में डेबिट या क्रेडिट करने के बाद जो है प्रॉफिट जो है वो ये आ रहा है, और बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं डाला है, तो ये आ रहा है 2.5 लाख रुपया, ठीक है। ये आफ्टर बिफोर वाला बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। आफ्टर कंसिडरिंग मतलब ये प्रॉफिट निकालने के लिए 2.5 लाख का ये जो प्रॉफिट है, ये 2.5 लाख जो निकाले हैं, इसको निकालने में ये सारे चीजों को कंसिडर कर चुके हैं, लेकिन टैक्स को कंसिडर नहीं किए। कंसिडर किए नहीं किए का मतलब है P&L में डेबिट या क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। हो गया बोल रहा है आफ्टर कंसिडर मतलब P&L में डेप्रिसिएशन डल चुका है, P&L में अमोर्टाइजेशन डल चुका है, ट्रांसफर टू जनरल हो चुका है, और गेन ऑन सेल ऑफ लैंड भी कंसिडर कर चुके हैं, और टैक्स P&L में नहीं डला। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है सभी को? तो ये आपको दिया हुआ है, और आगे नीचे जो है आपको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, उसके बाद फिर आप लोग ध्यान से देखो, उसके बाद आप लोग बनाना, ठीक है, नया चीज है। तो ये वाला पार्ट तो बन जाएगा, आप लोग से भी बन जाएगा, ये वाला पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं वही करना है। यहाँ पे आपको क्या है, सरप्लस दिया है क्वेश्चन में? सरप्लस नहीं दिया है, लेकिन डायरेक्टली क्या दे दिया है? प्रॉफिट ही दे दिया है, और बोलता है ये सब चीजों को एड लेस करने के बाद है, तो आप भी उसको क्या कर लोगे? एड लेस कर लोगे। P&L में मुझे बताओ डेप्रिसिएशन क्या हुआ होगा? डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ होगा, तो क्या करेंगे अभी? ऐड कर देंगे। अमोर्टाइजेशन क्या हुआ होगा? डेबिट हुआ होगा, तो अभी क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ट्रांसफर टू जनरल सब डेबिट हुआ होगा, तो अभी ऐड कर देंगे, और गेन ऑन सेल ऑफ लैंड क्रेडिट हुआ होगा, तो अभी क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट फ्रॉम, नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा, कैश फ्लो नहीं आएगा। कैश फ्लो जब ये करेंगे उसके बाद आएगा, ठीक है। हाँ, तो चलो बनाओ, साथ साथ बना लो फिर। हेडिंग डालोगे, इसका हेडिंग क्या डालोगे? कैलकुलेशन ऑफ, इलिस्ट्रेशन है 26, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्वेश्चन स्टार्ट होगा प्रॉफिट से। स्टार्ट होगा 2.5 लाख रुपए से। क्वेश्चन स्टार्ट होगा 2.5 लाख रुपए से, और फिर सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले प्लीज सीक्वेंस ध्यान रखना। सबसे पहले ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना? 70,000। ट्रांसफर करने के बाद आया है नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। प्लीज इसका हेडिंग ध्यान रखना। नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशंस आया है, एंड टैक्सेस, एंड टैक्स। हाँ, नहीं है बेटा। कौन सा? व्हाइट बोर्ड के लिए देता हूं। एक मिनट। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये क्या आया? नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन एंड टैक्सेस। ठीक है, बट इसको और आगे मैं नाम लिख सकता हूं, क्या बोलूंगा? बट आफ्टर आफ्टर depreciation and non operating items। नॉन ऑपरेटिंग को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी बोल सकते हो। ये आया कितना? 3,20,000। अब उसके बाद क्या करोगे आप? एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल जो है, गुडविल जो है ये क्या है? एक नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। प्लीज ऐसे लिखोगे यार आप लोग, नहीं तो बाद में समझ नहीं आएगा इसको ऐड क्यों किए, इसको लेस क्यों किए। नॉन ऑपरेटिंग आइटम ऐड। फिर क्या था? सेल, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, नॉन ऑपरेटिंग आइटम। कितना कितना है अमाउंट? अमाउंट कितना कितना है? 50 और 30। इसको हम बोल देंगे क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। एड डेप्रिसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंस।
डेप्रिसिएशन कितना है? 1 लाख। हाँ, ये बट बिफोर नॉन कैश एक्सपेंस 1 लाख कितना हो जाएगा ये? 340, 340 और ये 1 लाख ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा आपका 440। इसको अपन बोलेंगे नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ जाएगा? 440। प्लीज यहां तक हो गया? देखो जो जो हेडिंग मैं ले रहा हूं प्लीज वो हेडिंग्स लिखो आप लोग, ठीक है? अब आगे चलते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होता है ये समझते हैं। अब ध्यान देना आप लोग, वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो गया? हो गया? सबका हो गया यहां तक? अब देखो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या करना होता है, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोलता है वर्किंग कैपिटल? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल जो है सबसे पहली बात करंट एसेट है या लाइबिलिटी है? करंट एसेट है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मतलब पैसा लेना है कि देना है? पैसा लेना है, ठीक। पिछले साल ओपनिंग बैलेंसेस मतलब पिछले साल, ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल मेरे को कितना रुपया लेना था? 2,20,000। और इस साल कितना लेना है? 2,30,000। तो पैसा आया कि नहीं आया मेरा? मेरा पैसा आया क्या? मेरा पैसा नहीं आया, मेरा पैसा नहीं आया है। और एक्स्ट्रा 10,000 रुपया जो है वो भी नहीं आया। 2,20,000 ही अगर रहता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस साल और कितना बढ़ गया वो? 10,000 और बढ़ गया। और पैसे का ना आना भी क्या बोलेंगे? पैसे का जाना होता है, ठीक है। पैसे का, ये वाला लाइन याद रखना, पैसे का ना आना भी पैसे का जाना होता है। तो पैसा नहीं आया मतलब भी क्या हुआ? ये कैश इनफ्लो की आउटफ्लो? कैश आउटफ्लो हो गया। पैसे का जाना कैश आउटफ्लो हो गया। कितने का? 10,000 से जो है कैश आउटफ्लो हो गया। ट्रेड पेबल पिछले साल कितना था? ट्रेड पेबल मतलब देना कि लेना? देना। कितना देना था? 1.5 लाख। अभी कितना है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 50,000 हमने पैसा पेमेंट कर दिया, तो कितने का? 50,000 का आउटफ्लो। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड मतलब पहले से पे कर दिए। पहले कितना था? 60,000। अभी कितना है? 40,000। इसका मतलब 20,000 रुपया नहीं दिए हैं। 20,000 रुपया भैया, 60,000 देना रहता है मान के चलो, और अपन ने कितना दिया? 40 ही दिया। तो 20,000 हमने नहीं दिया। पैसा का ना जाना भी क्या हो गया? पैसे का आना हो गया। तो कितने का? 20,000 का इनफ्लो हो गया। समझ में आ रहा है वर्किंग कैपिटल चेंजेस? देखो आपके स्कूल में हो सकता है करंट एसेट फॉर्मूला वगैरह से पढ़ाए होंगे, रूल से पढ़ाए होंगे, वो सब नहीं करना है। आपने को सिर्फ ये समझना है भैया पैसा पिछले बार कितना लेनदारी था या देनदारी था। समझ में आ रहा है? हर एक आइटम का करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का आपको ऐसे दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। अब जैसे मान चलो मैं आपको बोलूं स्टॉक, स्टॉक पिछले साल 1 लाख था और इस साल 1,20 हो गया, बताओ क्या? बताओ आप लोग बताओ, पैसा आया या गया? स्टॉक, स्टॉक पिछले साल 1 लाख था, अभी 1,20 हो गया। आउटफ्लो कैसे आउटफ्लो हुआ होगा? हमने खरीद लिया, हमने स्टॉक खरीद लिया, ठीक है। अगर वही बोलूं पिछले साल 1,20 था और इस साल 1 लाख है,
बेचे होंगे 20,000, बेचे होंगे 20,000 का, लेकिन वो तो आपका ऑलरेडी सेल्स में आ गया होगा क्या? हम्म। तो स्टॉक जो है, स्टॉक इसलिए बोला हर एक एसेट का आपको अलग से समझना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पे 1,20,000 जो है, इतना आपके पास जो है स्टॉक में पैसा फंसा हुआ था। और इन अ वे देखा जाए तो वही बोलेंगे 1,00,000 अगर अभी बचा है तो हमने बेच दिया ही मान के चल सकते हैं। तो 20,000 का जो है बेच दिया, इसका सही एक्सप्लेनेशन वही होना चाहिए। मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा, बट बेच दिया मान के चलो, क्योंकि सेल में भी आ जाएगा और वर्किंग कैपिटल चेंजेस में भी आ जाएगा। ठीक है। डेटर में भी आपका डेटर जो रहेगा, डेटर का तो हमने देख लिया। वैसे ही हर एक आपका वर्किंग कैपिटल का आपको इस तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा, पैसा आया या गया। तो ये तीन चीजों को आप नीचे यहाँ पे डाल सकते हो और क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। प्लीज कंप्लीट करो। ऐड लेस, तीन चीजों को ऐड और लेस करने हैं आपको। उसी के नीचे क्वेश्चन के जो 4,40,000 आया, उसके नीचे ऐड लेस करो और ब्रैकेट में लिखो इनफ्लो या आउटफ्लो लिखो। सिर्फ नाम लिखने से काम नहीं चलेगा। ट्रेड रिसीवेबल में क्या लिखोगे? आउटफ्लो 10,000। आउटफ्लो है तो नेगेटिव में लिखोगे। कल अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है। कैश फ्लो के फुल फ्लेज क्वेश्चन कल अपन करेंगे। ठीक है। यहीं पे रुकते हैं। कितना